नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी वाटिका में। आइए सुनते हैं आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी कहानी 12 बरस बाद। शेखर का ब्याह निपट गया था। बड़ी मुश्किल से वह ब्याह के बाद 3 दिन तक रुका था। वह तो विदा वाले दिन ही शाम को बहू लेकर चला जाता, लेकिन पता नहीं शायद अम्मा के आंसू देखकर रुक गया था या बाबूजी की निरीह चुप्पी। जितने दिन घर में रहा, खिंचा खिंचा, बंधा बंधा। अम्मा बाबूजी समझ गए थे कि प्रकाश दद्दा की तरह शेखर भी हाथ से गया। द्वार पर लगे आम के बंधनवार सूखने लगे थे। रंगोली धुंधली पड़ गई थी। ब्याह से पहले मेहमानों का आना, बुआ चाची मामी सभी का गाना बजाना, हंसी ठिठोली, सच कितनी रौनक हो गई थी। जब तक मेहमान रहे घर में गहमा गहमी रही। सुधा जीजी भी अपनी सौत के दोनों बच्चों को लेकर आई थी। सुधा जीजी के पति को जीजा कहने का मन नहीं होता था कुसुम का। अजीब चिड़चिड़ा स्वभाव था उनका। सुधा जीजी को उनके सामने हमेशा सहमा हुआ ही देखा था कुसुम ने। पूरी शादी में ढंग से पहन ओढ़ भी नहीं पाई थी बेचारी। पति के नखरे ही समझ ना आते थे उनको। कुसुम सोचती थी कि इस ब्याह से सुधा जीजी को क्या मिल गया? क्या ऐसे ही पति के लिए उन्होंने इतने व्रत उपवास किए थे? बहुभोज के दूसरे ही दिन से मेहमानों का जाना शुरू हो गया था। प्रकाश दद्दा पहले गए, उसके बाद सुधा जीजी और उसके बाद शेखर भी नई बहू को लेकर चला ही गया। रह गया बस सिद्धार्थ और उसका परिवार, जिसे अम्मा ने बेहद इसरार करके रोक लिया था। चला भी जाता तो कुसुम को क्या कोई फर्क पड़ता? 12 बरस पहले भी तो सिद्धार्थ ऐसे ही चला गया था। तब कितना रोई थी कुसुम। बाबूजी के मित्र का बेटा था सिद्धार्थ। पढ़ने आया था लखनऊ। पूरे 2 बरस ऊपर वाले कमरे में रहा था। बाबूजी का कहना था कि जैसे 4 बच्चे घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही सिद्धार्थ भी लिख पढ़ लेगा। तो अम्मा बहुत भुनभुनाई थी। बच्चों के खर्चे, बाबूजी की सीमित तनख्वाह और फिर एक पढ़ाए बच्चे का बोझ झल्लाना स्वाभाविक था। उनका कहना था कि कमरा किराए पर उठाया जाता तो 1000 रुपया महीना घर में आता, लेकिन इंटर कॉलेज के अध्यापक बाबूजी को सिद्धार्थ जैसे मेधावी विद्यार्थी को अपने घर में शरण देना बेहद पुण्य का काम लगा था। अम्मा भुनभुना कर बोली थी, इसी कमरे के किराए से सुधा का दहेज उठा लेते तो लड़की सुभीते से पार हो जाती। लेकिन बाबूजी को अपने प्रभु पर भरोसा था। उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान अपने हाथ उठाएंगे तथा उनको और उनके परिवार को अपनी शरण में लेकर सारे कष्ट दूर कर देंगे। लेकिन कहाँ दूर हुए कष्ट? उन दिनों सुधा जीजी के ब्याह के लिए अम्मा बाबूजी दोनों बेहद परेशान थे। सुधा जीजी इंटर के बाद पढ़ाई छोड़कर घर गृहस्थी और सिलाई बुनाई में रम गई थी। एक दिन किचकिचा कर अम्मा कह ही बैठी थी, सिद्धार्थ अगर सुधा से 2-1 बरस बड़ा होता तो इसी से ब्याह देती सुधा को। कहने को तो कह गई थी अम्मा, लेकिन क्या ऐसा संभव था? अम्मा घोर ब्राह्मणी थी और सिद्धार्थ कायस्थ परिवार का था। लेकिन कुसुम उम्र के जिस दहलीज पर खड़ी थी, वहाँ जात पात कहाँ आड़े आती थी। उसे सिद्धार्थ अच्छा लगता था। वह सिद्धार्थ से कुछ न कुछ पूछने के बहाने अपनी किताबें लेकर उसके कमरे में जब तब धमक जाती। 2-1 बरस छोटी ही रही होगी वह सिद्धार्थ से, या कच्ची उम्र का आकर्षण मात्र ना था, या प्यार ही था जो सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कुसुम ने जाना। जब 2 बरस रहने के बाद सिद्धार्थ चला गया तो कुसुम को सब कुछ सूना सन्नाटा लगने लगा था। अंततः सुधा जीजी का ब्याह तय हो ही गया। वे लोग बिना दान दहेज सुधा जीजी को ब्याह ले गए और फेरे पड़ते ही सुधा जीजी दुधमुहे 2 जुड़वा बच्चों की मां बन गई। उनके पति की पहली पत्नी प्रसव के दौरान ही चल बसी थी, सो सुधा जीजी इस तरह ब्याह कर ससुराल चली गई। उनके ब्याह में कुसुम ने सीधे पल्ले की साड़ी बांधी थी। छिप छिप कर सिद्धार्थ का उसे देखना कुसुम से छिपा नहीं था। इस नए अनुभव से वह रोमांचित हो उठी थी। प्रकाश दत्ता ने किसी तरह 2nd डिवीज़न बीकॉम कर लिया था, सो दिन भर नौकरी की तलाश में डिग्री लिए दफ्तर दफ्तर भटकते। ऐसे में इंटर का नतीजा आते ही सिद्धार्थ का पॉलिटेक्निक में चयन हो जाना अम्मा की ईर्ष्या को हवा दे गया। कुसुम भी इंटर 2nd डिवीज़न पास हो गई थी। वे 2 बरस जो सिद्धार्थ ने उस कमरे में काटे थे, कुसुम को बार बार याद आते।
छत पर बाल सुखाती कुसुम समझ जाती थी कि सिद्धार्थ उसे कमरे की खिड़की से चुपचाप देख रहा है। एक बार दुर्गा पूजा में सखियों से बिछड़ी कुसुम को सुरक्षित घर तक लेकर आया था सिद्धार्थ, और घर में किसी को हवा तक ना लगी थी। कुसुम के जन्मदिन पर सबसे छुपा कर दिया गया लाल गुलाब कुसुम की हिंदी नवनीत में सूखा हुआ अभी तक रखा था। कमरा छोड़ते समय सिद्धार्थ ने पढ़ाई पूरी करके नौकरी लगते ही लौट कर आने का वचन दिया था। जिस टेबल कुर्सी पर बैठकर सिद्धार्थ पढ़ता था, उसके कोने की दीवार पर उसने कुछ पंक्तियां उकेरी थी। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये पंक्तियां जब भी कुसुम पढ़ती लाज से लाल हो जाती। उस दिन उसने सुधा जीजी की उत्तरन नीले रंग का सूट पहना था। जब सिद्धार्थ हिंदी के पेपर के एक दिन पहले यही कोटेशन बार बार दोहरा रहा था, कुसुम ने पुताई होने पर भी उन पंक्तियों को मिटने नहीं दिया था। बेहद कोशिशों के बाद प्रकाश दत्ता की नौकरी लगी तो अम्मा को लगा कि अब घर की माली हालत कुछ सुधरेगी। दत्ता का ब्याह होगा, दान दहेज आएगा, लेकिन प्रकाश दत्ता ने नौकरी मिलते ही अपनी एक विजातीय सहकर्मी लड़की से ब्याह कर लिया तो अम्मा सिर पकड़कर बैठ गई। फिर भी संतुलित होकर उन्होंने बहू को स्वीकार कर लिया। सोचा कि दहेज ना सही, महीने के महीने एक मुश्त रकम तो घर में आएगी। लेकिन भाभी ने ब्याह के 3 महीने बाद ही घर गृहस्थी चूल्हा सब अलग कर लिया। बाबूजी भी अब रिटायर हो गए थे। छोटा शेखर किस्मत वाला था। बीकॉम करने के तुरंत बाद उसकी बिजली विभाग में अकाउंटेंट की नौकरी लग गई। सरकारी क्वार्टर भी मिल गया। सो ब्याह का सामान ससुराल वालों ने पहले ही क्वार्टर में पहुंचा दिया और दहेज के रुपयों की एफडी बहू के नाम करवा दी। शेखर कुसुम से छोटा था, लेकिन नौकरी लगने के बाद वह भी ब्याह के लिए उतावला हो गया। उसके लिए आए रिश्तों की बाढ़ में बहकर कुसुम दरकिनार हो गई थी। इन सभी बजरों के बीच कुसुम की उम्र के बीतते हुए सावन और बसंत किसी को दिखाई नहीं पड़ते थे। उम्र के साथ अम्मा से घर का काम नहीं हो पाता था, सो कुसुम ही अपने कंधों पर घर बाहर की जिम्मेदारी उठाई थी। उसी के भरोसे दोनों भाई निश्चिंत थे। कुसुम ना भी करती तो भी उन्हें माँ बाप की परवाह न थी। कई बरस पहले जब पड़ोस के रज्जन ने कुसुम पर पर्ची फेंकी थी, अम्मा ने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद करा दिया था। तब सिद्धार्थ नया नया कमरा छोड़कर गया था। कुसुम बेहद अनमनी रहने लगी थी। एक तो घर का उबाऊ माहौल, दूसरे सिद्धार्थ का चले जाना उसे बेहद उदास कर गया था। पास के ही राधा रानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया था उसने। पैदल ही आती जाती थी। उस खास उम्र की लुनाई को समय का चितेरा कुसुम के चेहरे पर भी बिखरा गया था। भले सांवली थी कुसुम, लेकिन एक अनोखा आकर्षण था उसमें। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से लौटते समय रज्जन ने कंकड़ी में लिपटा पर्चा फेंका था उस पर। सीधे कुसुम के दुपट्टे की चुन्नट के बीच आकर गिरा था। छत पर खड़ी अम्मा ने देख लिया था सब कुछ और दंदनाती पहुंच गई थी रज्जन की माँ से लड़ने। लेकिन रज्जन की माँ ने भी दो टूक कह दिया था, सुरखाव के पर नहीं लगे हैं भाभी तुम्हारी कुसुम में। उस कल्लो परी से मैं तो कभी ना ब्याहूं अपने बिटवा को। दूसरे ही महीने उन्होंने अपनी ही बिरादरी की लड़की से रज्जन के फेरे परवा दिए थे। तब से कुसुम को लेकर अम्मा बेहद चौकन्नी हो गई थी। उन्हें डर था कि कहीं कुसुम किसी के साथ भाग ना जाए। कुसुम ने ना जाने क्यों वह पर्चा संभाल कर रख लिया था। जब जब वह उस पर्चे को पढ़ती, उसके गाल एक सांवली आभा से आरक्त हो जाती। क्या वह इतनी सुंदर भी है? कुसुम को विश्वास नहीं होता था। अम्मा ने कुसुम की पढ़ाई छुड़ाकर उसे घर बिठा दिया था, लेकिन फिर भी कुसुम ने प्राइवेट ही बीए किया, एमए किया, एक आध बरस बाद बीएड भी कर डाला। अम्मा का अंकुश अब ढीला पड़ गया था, सो एक प्राइवेट स्कूल में कुसुम ने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। जब से सिद्धार्थ घर छोड़कर गया था, कुसुम ने उसकी प्रतीक्षा की थी। 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस। कुसुम सोचती अब सिद्धार्थ का कोर्स पूरा हो चुका होगा, वह अब आएगा, अब आएगा, लेकिन वह नहीं आया। बाबूजी कुसुम के ब्याह की बात करने जाते और निराश होकर उतरा हुआ चेहरा लेकर लौटते। कुसुम को बेहद तरस आता उन पर। कुसुम के लिए रिश्ते ढूंढते हुए उनके चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ती जा रही थी। वह सोचती बाबूजी से मना कर दे कि उसके लिए रिश्ते ना ढूंढे, सिद्धार्थ लौटकर जरूर आएगा उसे ब्याहने। लेकिन ऐसा किस विश्वास से कहती कुसुम?
फिर जब शेखर ने अचानक बताया कि उसके ब्याह में सिद्धार्थ भी आएगा तो कुसुम की आंखों में सैकड़ों दिए जल गए। आखिर 12 बरस बाद ही सही सिद्धार्थ को उसकी सुध तो आई। कुसुम को लगा कि इतने बरस बाद सिद्धार्थ आएगा तो अभी स्वयं को संवार ले। कच्ची उम्र की कमनीयता तो अब जा चुकी थी, लेकिन कुसुम के सांवले चेहरे पर आज भी लावण्य था। उसने बालों में मेहंदी लगाकर शैम्पू किया, मलाई बेसन से चेहरा धोया, लंबे बालों को ढीले जूड़े में बांधकर उसने रेशमी बॉर्डर वाली नीली तांत की साड़ी पहनी। इसी नील परिधान पर सिद्धार्थ ने जयशंकर प्रसाद की कविता कही थी। इतना सब करके कुसुम रसोई में लगी ही थी कि बाहर से शेखर की आवाज़ सुनाई दी। अरे सिद्धार्थ आ गया। अकारण ही लाज की लाली कुसुम के चेहरे पर फैल गई। अब सिद्धार्थ जरूर बाबूजी से उसका हाथ मांगेगा। अब उसका भी ब्याह होगा, उसे भी कोई प्यार करेगा, उसका भी अपना कोई घर होगा। कुसुम सपनों में खो गई थी कि अचानक बाहर किसी कार का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। कुसुम ने खिड़की से झांक कर देखा। नीली मारुति से सिद्धार्थ उतर रहा था। साथ में गोरी चिट्टी सुंदर से उसकी पत्नी और गोद में साल भर का गुलगुथना नन्हा बच्चा। कुसुम को लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। बड़ी कठिनाई से उसने स्वयं को संभाला। छन्न उसके मन में जैसे सब कुछ चकनाचूर हो गया था। सिद्धार्थ की पत्नी ने अम्मा के पैर छुए और जब उसने शेखर की नई बहू के लिए सोने के कर्णफूल और महंगी बनारसी साड़ी दी तो अम्मा निहाल हो गई। बाबूजी का कर्जा उतारने का यही अवसर मिला था सिद्धार्थ को। कभी सिद्धार्थ से बेहद चिढ़ने वाली अम्मा उसकी पत्नी और बेटे पर बलिहारी जा रही थी। खूब सुंदर थी सिद्धार्थ की पत्नी। सिद्धार्थ पूरी शादी बच्चे को चिपटाए रहा। कुसुम चुपचाप सारा काम समेटते हुए उड़ती निगाह से सिद्धार्थ का सुखी परिवार देख रही थी। 12 वर्ष पहले इसी तरह इसी घर आंगन में सुधा जीजी का भी ब्याह हुआ था। वही सिद्धार्थ था और वही कुसुम। लेकिन पहले वाला संकोची शर्मिला सिद्धार्थ कहीं खो गया था। नई गृहस्थी और परिवार के सुख संतोष में रमा सिद्धार्थ जैसे उन कोमल दिनों को भूल ही चुका था। मेहमानों के चले जाने पर अम्मा सिद्धार्थ और उसके परिवार की विदाई की तैयारी में लगी थी। कुसुम उनके लिए रास्ते का खाना बना रही थी। बैठक में बाबूजी से बतियाते सिद्धार्थ को सुना था कुसुम ने। दरअसल चाचा जी, आजकल सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है। वो तो भला हो नीलू के पापा का कि उनके ही विभाग में जगह खाली थी सो लगवा दिया मुझे, वरना पॉलिटेक्निक के बाद भी दर दर भटकता रहता। अब ये मारुति देख रहे हैं आप, नीलू को उसके पापा ने दी है। एक प्लॉट भी है उसके नाम। कुछ भी कहिए चाचा जी, प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है आज के ज़माने में। कुसुम को लगा उसके आगे एक वीरान रेगिस्तान फैलता जा रहा है, जिस पर चलते हुए उसकी उम्र बीत जाएगी। सहसा सिद्धार्थ बाहर आया। आंगन में नल के पास कुसुम खड़ी थी। कुसुम कैसी हो? जरा भी नहीं बदली तुम, वैसी ही गुमसुम छुई मुई चुपचाप। वह धीरे से हंसा। कुसुम अकारण ही मार खाए बच्चे की तरह उसे देखती रही। सिद्धार्थ के चेहरे पर नई बढ़िया नौकरी, सुरक्षित भविष्य और भरी पूरी गृहस्थी का तृप्त भाव छाया हुआ था। ब्याह क्यों नहीं किया अब तक कुसुम? कुसुम ने बलपूर्वक आंसू रोक लिए। देर सवेर सभी का ब्याह होता है, मेरा भी हो जाएगा, चिंता मत करिए। अपनी सुनाइए, कब की वापसी है? अरे कोई ट्रेन थोड़े ही है जो छूट जाएगी, कार से जाना है, बस निकल ही लेंगे। अरे भाई नीलू, पैकिंग हो गई क्या? सिद्धार्थ तनिक अहंकार से भरा हुआ आगे बढ़ गया। अम्मा ने विधि विधान से सिद्धार्थ और उसके परिवार को विदा किया। उसकी नई कार धूल उड़ाती हुई चली गई। एक बार फिर घर 3 द्वीपों में बंट गया। कुसुम बेहद उदास सी छत वाले कमरे में आ गई। उसने बड़ी ममता से उस खूंटी को सहलाया जिस पर सिद्धार्थ के कपड़े टंगे रहते थे। 12 बरस पहले इसी कमरे में कुर्सी मेज पर बैठकर सिद्धार्थ पढ़ा करता था। वे दिन अब कभी वापस ना आएंगे। दीवार पर लिखी कविता की वे पंक्तियां मानो उसके हृदय पर ही लिख सी गई थी। इस बार बाबूजी से कह देगी कुसुम कि उसे परचून के दुकानदार वाला रिश्ता मंजूर है। बाबूजी हताश ना हो, कुसुम भी ब्याही जाएगी और अम्मा बाबूजी निश्चिंत हो जाएंगे। कुसुम समझ गई थी कि उस जैसी मध्यवर्गीय मामूली लड़की को ब्याहने कोई सिद्धार्थ नहीं आएगा।
जो कुछ भी हुआ वह किशोरावस्था का एक आकर्षण मात्र था, एक स्वप्न था। सच्चाई यह है कि कुसुम की अपनी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। जो भी परिवार उसके लिए हामी भरे उसी से उसे बंध जाना है। कमरे में उसी पलंग पर जिस पर 12 बरस पहले सिद्धार्थ सोया करता था, कुसुम लेट गई। उसे लगा वह तन मन से थक चुकी है। वह निशब्द बिलख बिलख कर रो रही थी। अपने आंसुओं से वह बीते हुए 12 वर्षों की प्रतीक्षा को धो देना चाहती थी। उसी तरह रोते हुए उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि किसी तरह उसका भी ब्याह तय हो जाए, कहीं भी, किसी से भी। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं भले ही घर गृहस्थी और चूल्हे में फूंक जाए, किंतु स्वयं उसके साथ उसके साधारण रंग रूप तथा मामूली दहेज के बावजूद ससुराल के रसोई घर में कोई दुर्घटना ना घटे, ताकि कल को उसके बाबूजी पर कोई उंगली ना उठा सके। 12 बरस बाद का सच यही था। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। शुक्रिया।